नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। आप सभी को पता है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यूकैरियोटिक कोशिका से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज वो सभी क्वेश्चन जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखिए भैया, ध्यान से समझना मेरी बातों को, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। संसार में जितने भी जीव हैं, मैंने क्या कहा, संसार में जितने भी जीव हैं वो सभी जीव दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। संसार में जितने भी जीव हैं वो सभी जीव दो प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। और वो दो प्रकार की कोशिका कौन सी है? तो पहली है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी है भैया यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब कल की क्लास में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका से जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाए थे। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, और इस क्लास को देखने के बाद में आपका यूकैरियोटिक कोशिका से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। कल मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बता दिया, आज मैं आपको यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बता दूंगा। कल इन दोनों में अंतर के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे भैया। ठीक है, इसे मिटा देता हूं और अब आप हेडिंग लगा लीजिए यूकैरियोटिक सेल। अब आप हेडिंग क्या लगाओगे? यूकैरियोटिक सेल। इधर लगा लीजिए यूकैरियोटिक सेल, या हिंदी में भी लिख सकते हो आप यूकैरियोटिक कोशिका। आप हिंदी में भी लिख सकते हो यूकैरियोटिक कोशिका। सबसे पहले आपको एक चीज पता होना जरूरी है, ऐसे जीव जिनका निर्माण इस यूकैरियोटिक सेल से हुआ है, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? ऐसे जीवों को कहा जाता है यूकैरियोट्स। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? ऐसे जीवों को कहा जाता है यूकैरियोट्स। क्या कहा जाता है? यूकैरियोट्स। कल भी मैंने आपको बताया था, ऐसे जीव जिनका निर्माण प्रोकैरियोटिक कोशिका से हुआ है, ऐसे जीव जिनका निर्माण प्रोकैरियोटिक कोशिका से हुआ है, ऐसे जीवों को मैंने क्या कहा था? ऐसे जीवों को कहा था मैंने प्रोकैरियोट्स। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे जीव जिनका निर्माण यूकैरियोटिक सेल से हुआ है, यूकैरियोटिक सेल से हुआ है, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? यूकैरियोट्स कहा जाता है। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मतलब समझते हैं कि एक्चुअली में यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक कोशिका होती क्या है। देखिए भैया, ध्यान से समझना, मैं लिखता हूं यूकैरियोटिक सेल। ये जो यू है इसका मतलब होता है न्यू, यानी कि नया, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस का मतलब आप सभी को पता है केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। और सेल का मतलब आप सभी को पता है कोशिका होता है। तो वह कोशिका जिसका केंद्रक क्या हो? नया हो भैया। वह कोशिका जिसका केंद्रक क्या हो? जिसका केंद्रक नया हो, वो कोशिका कहलाती है यूकैरियोटिक कोशिका, या यूकैरियोटिक सेल कह सकते हो आप। और ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक पुराना हो, वो कोशिका कौन सी है? वो कोशिका है भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका। कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी, इसलिए कहता हूं कि अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ लीजिए। तो किसी को कोई प्रॉब्लम? सॉरी, मैंने कहा यू का मतलब होता है न्यू यानी कि नया, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और सेल का मतलब होता है कोशिका। तो वह कोशिका जिसका केंद्रक क्या हो? नया हो, वो कोशिका होती है भैया यूकैरियोटिक कोशिका। इस यूकैरियोटिक कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है भैया, वो केंद्रक उपस्थित होता है और विकसित भी होता है। लेकिन आपने प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, पहली बात तो वो होगा ही नहीं, और होगा
तो भैया वो अविकसित होगा। और इस केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, मैंने आपको कल बताया था, जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। वो केंद्रक झिल्ली भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में या तो थी नहीं, और थी तो टूटी हुई थी, लेकिन यहां पर भैया उपस्थित होती है और सही सलामत होती है। उपस्थित होती है और भैया सही होती है, यानी कि विकसित होती है पूर्ण रूप से। तो बोलो, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। तो वह कोशिका जिसका केंद्रक क्या हो? नया हो, वो कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका। और वह कोशिका जिसका केंद्रक क्या हो? पुराना हो, प्राचीन हो, वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक था ही नहीं, और था तो भैया विकसित नहीं था, अविकसित था, इनमेच्योर था, अपरिपक्व था। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक है वो पूर्ण रूप से है, और भैया विकसित भी है, और उपस्थित भी है, और मैच्योर भी है, यानी कि परिपक्व भी है। और इसमें भैया यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक झिल्ली है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, वो भी उपस्थित है पूर्ण रूप से, वो भी विकसित है, वो भी मैच्योर है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा नहीं था। जो केंद्रक झिल्ली थी वो टूटी हुई थी, पहली बात तो थी ही नहीं, और अगर थी भी तो टूटी हुई थी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? फिर मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के क्या क्या एग्जाम्पल थे भैया? भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल क्या क्या बताए थे मैंने? जितनी भी बैक्टीरियल सेल है, वो सभी बैक्टीरियल सेल किस प्रकार की कोशिका थी, किस प्रकार की सेल थी? वो प्रोकैरियोटिक सेल थी। एक था ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा मैंने। ये सब किसके उदाहरण है? ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन सा है, तो संसार में जितने भी प्लांट सेल है, एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो जितने भी प्लांट सेल है वो सभी भैया यूकैरियोटिक सेल में आती है। जितने भी एनिमल सेल है, जितनी भी जंतु कोशिका है, वो सभी यूकैरियोटिक सेल में आती है। जितनी भी फंगल सेल है, वो सभी किस में आती है? वो सभी यूकैरियोटिक सेल में आती है। और भैया एल्गी सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने आपको बताया था, लेकिन वो एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है। उसके अलावा जितने भी शैवाल है वो सभी यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। तो ये चार चीजें याद रखनी है: प्लांट सेल, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कवक की कोशिका और शैवालों की कोशिका। ये सभी यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या था? न्यूक्लियोइड, जिसे मैंने जीनोफोर भी कहा था। और ये कैसा होता है? ये सिंगल हेलिक्स होता है और सर्कुलर होता है, यानी कि गोलाकार होता है। लेकिन याद रखना, जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, यानी कि जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? वो होता है डीएनए। और डीएनए की संरचना के बारे में आप सभी जानते हो, डबल हेलिक्स होती है, द्विकुंडलीय संरचना होती है, और ये बिल्कुल केंद्रक के बीचों बीच होता है, यानी कि केंद्रक में उपस्थित होता है। लेकिन मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में बताया था भैया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो न्यूक्लियोइड पाया गया था, आनुवंशिक पदार्थ, जो जेनेटिक मटेरियल पाया गया था, वो केंद्रक में नहीं था, वो केंद्रक में नहीं था, इसलिए वो असुरक्षित था। ये केंद्रक में पाया जाता है इसलिए ये सुरक्षित है। ये केंद्रक में उपस्थित होता है इसलिए ये क्या है? ये भैया सुरक्षित है। जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना याद कर लीजिए भैया, आपकी एग्जाम में यहां से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना मैं सिखा रहा हूं उतना पढ़ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले मुझे बताओ कि आपको ये सारी चीजें याद हुई या नहीं हुई? अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे समझा रहा हूं। तो ये सब बातें क्लियर हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, आगे बढ़ते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए भैया, आगे चलते हैं और बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। मैं मिटा दूं? नहीं, ओके, ये मिटा देता हूं भैया।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना है जो हर बार देता हूं, इस बार भी दे देता हूं। देखिए भैया, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और चेकआउट करिए। दूसरी बात, रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है 1 फरवरी से, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं चैप्टर वाइज। उसमें मैंने आपको 5 चैप्टर क्लियर करवा दिए हैं। ह्यूमन डिसीज करवा दिया, विटामिन वाला चैप्टर करवा दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर करवा दिया, एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर करवा दिया और सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर करवा दिया। फिलहाल अभी मैं जिस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूं, उस चैप्टर का नाम है सेल यानी कि कोशिका वाला ही चैप्टर है। उसमें भी मैंने आप प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। अब तक तो शुरुआती हुई है, सिर्फ 2 ही क्लास हुई है कोशिका वाले चैप्टर की, इसलिए अगर आपने वो बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, जाकर के ज्वाइन कर लेना। शाम को 7 बजे क्लास आती है, लेकिन क्या है कि टाइम का अभाव होता है, कभी कभी वीडियो जल्दी से शूट नहीं हो पाती है और शूट होने के बाद में जल्दी से अपलोड नहीं हो पाती है। हाँ, लेकिन दिन में आपको एक वीडियो उस बैच में जरूर मिलेगी, हमारी गारंटी है। थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है, लेकिन हम टाइम को 100 में से 100% बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भैया हम टाइम पर काम नहीं कर रहे हैं, हम टाइम पर काम कर रहे हैं, लेकिन करें क्या, काम ही बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हो, पसीने देख लीजिए एक बार, आपको यकीन हो जाएगा। ये देखो टपके ने, फिर तो मेहनत तो चालू है हमारी भैया, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे हैं हम। पूरी टी शर्ट भिजी हुई है, आप देख सकते हो। तो आपके लिए ही तो है मेहनत, और किसके लिए है। इसलिए उस बैच की वीडियो जितनी भी है भैया, जाकर के देख लेना। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो विशेषकर रेलवे वाले बच्चों के लिए तो वो बैच रामबाण साबित होगा ही होगा। उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच। साथ ही साथ में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, उस बैच को ज्वाइन कर लेना। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। सुबह 6 बजे मैं बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं कम्युनिटी पोस्ट में, जिसका आंसर हर रोज 4-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम हॉल में फायदा दिलाने वाले हैं। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी डालता हूं शाम को 6 बजे, या कंबाइंड चलता है, किसी दिन फिजिक्स किसी दिन केमिस्ट्री, तो इनका आंसर भी दीजिए। दिन में 2 क्वेश्चन डालता हूं कम्युनिटी पोस्ट में, एक सुबह 6 बजे, एक शाम 6 बजे। सुबह 6 बजे बायोलॉजी के, शाम को 6 बजे फिजिक्स और केमिस्ट्री, दोनों में से एक के। तो 4-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं भैया, वो पागल तो नहीं है जो स्टूडेंट जो इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। उनको कुछ ना कुछ फायदा तो मिल रहा होगा, और आपको भी फायदा लेना है, तो देख लीजिए भैया। और प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं पढ़ी है भैया, तो कल की क्लास आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर पढ़ लेना। इतने अच्छे से बताया कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज यूकैरियोटिक कोशिका बता दी, कल दोनों में अंतर बता दूंगा, फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके भैया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिका में जितने भी कोशिकांग है वो सभी उपस्थित होते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूं कुछ के नाम, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पूछ लिया जाता है, तो याद रखना हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो भैया यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःपर्दा विजालिका, गोल्गी बॉडीज,
यानी कि गोल्जी काय, उसके अलावा लाइसोसोम, उसके अलावा सेल वॉल, उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन, ये सभी उपस्थित होते हैं। राइबोसोम भी उपस्थित होता है भाई, राइबोसोम भी उपस्थित होता है, लेकिन इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S प्रकार का पाया जाता है और इसकी 2 सब यूनिट होती है भैया, एक होती है 60S और दूसरी होती है 40S। कल यहाँ से मैंने क्वेश्चन भी करवाया था उस रेलवे वाले बैच में, यानी कि जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच था ना शाम को 7 बजे वाला, उसमें भैया। तो राइबोसोम पाया जाता है 80S प्रकार का यूकेरियोटिक कोशिका में, और इसकी सब यूनिट कौन सी है, एक है 60S और एक है 40S। अब अपना दिमाग मत लगाना कि 60 और 40 तो 100 होते हैं, इसकी जो सब यूनिट होती है वो 60S और 40S होती है। ये S क्या है, मैंने कोशिका वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा, अगर आपने कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो जितना मैंने पढ़ाया है उतना याद कर लीजिए भैया, भाई जितना मैंने आपको पढ़ाया है यूकेरियोटिक कोशिका में उतना याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मैं करवा ही रहा हूँ आपको जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच वाले जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में रेलवे वाले बच्चों के, उसमें कोशिका वाले चैप्टर के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ फिलहाल। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इन दोनों से, हाँ कल मैंने करवाए थे प्रोकैरियोटिक कोशिका से बहुत सारे, कम से कम 4-5 क्वेश्चन करवाए थे, और यूकेरियोटिक कोशिका से अगर क्वेश्चन आ गए तो मैं और कोशिश करूंगा आज बताने की। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ज़्यादा कुछ आपको याद करना नहीं है यूकेरियोटिक कोशिका में, इतना ही याद करना है, एग्जाम्पल याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिका के और यूकेरियोटिक कोशिका के, और इनके अनुवांशिक पदार्थ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो चीज़ें भी याद रखनी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग उपस्थित होता है, यूकेरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग उपस्थित होता है या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इससे ज़्यादा कोई याद नहीं रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर यहीं से ही पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना हो रहा है, सूचना यह है कि आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप वहाँ पर टाइप नहीं कर पाते, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भैया आपको इस यूट्यूब चैनल पर इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, तो इंस्टाग्राम पर जाकर आप फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर आपके जो डाउट रहते हैं वो डाउट पूछ सकते हो। 24 घंटा अवेलेबल है, आपको हर टाइम आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा था एक लड़का, क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, पर मैंने उसको बताया था मैं कि भैया पहले जाकर देख तो लो, वीडियो तो देखो। तो आपके जो नॉर्मल डाउट रहते हैं तो उनको पूछने से पहले आप चैनल पर ढूंढो, जैसे कि उसने डिप्थीरिया से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा था। अब क्वेश्चन पूछा था तो भैया डिप्थीरिया मैंने मानव रोग वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, तो पहले जाकर पढ़ो ना डिप्थीरिया, भाई जाकर के पढ़िए, उसके बाद में ही तो आपका कोई डाउट रहेगा। तो पहले चीज़ों को पढ़ो। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने बायोलॉजी के लगभग बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, लगभग पूरी बायोलॉजी करवा रखी है जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, और हम आपके कंटेंट पर काम कर रहे हैं भैया आपके कंटेंट पर हम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल से काम कर रहे हैं। तो आगे भविष्य में आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। बायोलॉजी से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो, ये यकीन मानिए। ओके भैया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।